नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच डॉक्टर मुकेश यंगल जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे गांधी जी की स्मृतियों को लेकर। अभी हम रीवा में हैं और रीवा में कैसी स्मृतियां रही हैं गांधी जी की, इस पर उनसे चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि गांधी आश्रम का शिलान्यास हुआ, लेकिन नींव रखी गई, लेकिन अब तक वो हमारे सामने नहीं है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। जी, बहुत धन्यवाद। सर, बताइए कि आप जो गांधी आश्रम की बात कर रहे थे, जिसका शिलान्यास तो हुआ है मगर अब तक वो स्थापित नहीं हो पाया है। जी, ये वाकई में थोड़ा सा दुखद है कि जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जिनके स्वर्गवास होने के बाद, जिनकी शहादत के बाद उनकी अस्थियों को रीवा लाया गया था और आज वो स्थल हमारे रीवा नगर में है। और उस स्थल को एक कोशिश रही है कि उसे एक बड़े स्मारक में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन कई सालों की लड़ाई के बाद थोड़ा सा एक उम्मीद जगी थी जब उसका पूरी जानकारी हासिल की गई और वो स्मारक कैसा बनना चाहिए, वहाँ पे एक वाचनालय होना चाहिए, वहाँ पे गांधी जी की आदमकद मूर्ति लगनी चाहिए, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। और जहाँ पे अस्थि कलश रखा गया था गांधी जी का, उस स्थल के बारे में मैंने लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, लगातार यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को पिछले 2 दशकों में संपर्क करने की कोशिश की। और इस दिशा में जब बहुत संपर्क के बाद जब बात आगे बढ़ी तो 2015 में उस समय के तत्कालीन कलेक्टर राहुल जैन जी थे, उन्होंने इस प्रस्ताव पर गंभीरता से बातचीत शुरू की और फिर ये कहा कि आप प्रस्ताव बनाइए, इसे हम शासन के स्तर पर इसे गांधी स्मारक में तब्दील करेंगे। उसका प्रस्ताव बना गांधी जी की आदमकद मूर्ति के लिए, वाचनालय के लिए, गांधी स्मारक के वहाँ पे एक छोटा सा बगीचा हो, वहाँ पर एक उनके स्मारक में उनसे जुड़ी स्मृतियों के बाहर से उनके फ़ोटोग्राफ्स मंगाए जाएं। इस पूरी तैयारी को लेकर करीब 45 लाख का प्रोजेक्ट बना और फिर यहाँ की जनप्रतिनिधियों को लेकर माननीय विधायक, मंत्री, सांसद, महापौर, अन्य लोगों को साथ में लेकर उस स्थान पर एक बड़ी पट्टिका के साथ में शिलान्यास भी किया गया कि अब यहाँ पे स्मारक बनेगा और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई। लेकिन फिर दुर्भाग्य देखिए कि फिर वो कहीं न कहीं एक समस्या को बीच में लाई गई, या उसे आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कहिए या कुछ और बातें जो भी सामने आई है, लेकिन आज तक वो स्मारक नहीं बन पाया है। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जहाँ पर गांधी जी की अस्थियां रखी गई थी, उस स्थान पर आज वो खंडहर में तब्दील हो गया है। वो खंडहर में तब्दील हो गया है और जिस स्थान पर अस्थियां रखी गई थी वहाँ पर पुलिस बैरक बनी हुई है, वहाँ पर उनके चड्डी बनियान लटके रहते हैं, वहाँ पर वो उनके सोने की पलंग पड़े हुए हैं, लेकिन वो स्मारक आज भी जर्जर अवस्था में है। आपका ये विंध्या टाइम्स चैनल निश्चित तौर पे अगर इस दिशा में पहल करेगा तो ये श्रेय आपको भी जाना चाहिए कि इस दिशा में आपने बात उठाई है। और हो सकता है भविष्य में फिर से राजनीतिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर और मध्य प्रदेश शासन के स्तर पर अगर ये पहल होगी तो हम रीवा में एक बार देखने का ज़रूर हमें सबको मौका मिलेगा कि रीवा में भी गांधी जी की अस्थियाँ थी, वहाँ पर एक बड़ा स्मारक बना हुआ है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहाँ गांधी जी की अस्थियां लाई गई थीं, कई ऐसे लोग हैं जो प्रयासरत हैं कि उनकी जो स्मृतियां हैं उनको रीवा के लोगों को दिखाया जाए कि गांधी कौन थे, किस तरीके से गांधी ने इस देश की, मैं कहूँगी इस देश की नींव रखी थी, जिस तरह से गांधी ने नए भारत की नींव रखी थी, कैसे उनकी स्मृतियों को सहेजा जा सकता था। बहुत बड़ा ये एक कदम था सर की तरफ से, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। शिलान्यास हो करके भी एक आश्रम तैयार नहीं हुआ। आगे भी हम सर से चर्चा करेंगे। सर, गांधी जी को आप किस तरीके से देखते हैं? आपका नज़रिया गांधी जी को लेकर के क्या रहा है? जी, जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत बात है, सोच है, मैंने गांधी जी को खूब पढ़ा और जहाँ जहाँ गांधी जी के आश्रम रहे हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे वो वर्धा आश्रम रहा हो, वहाँ मैंने हफ्ते 5 दिन रुककर उनको अध्ययन करने का प्रयास किया।
फिर मैं साबरमती आश्रम भी गया, साबरमती नदी के किनारे उनको महसूस किया, जहाँ पे विनोबा भावे भी गांधी जी के आश्रम के ठीक सामने की उनकी कुटिया रही है। और दिल्ली के भी बिरला हाउस में, अन्य स्थानों पर भी गांधी जी को जितना पढ़ा तो लगा कि ये हमारे देश की एक नब्ज़ रहे, हमारी देश की सांस रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जब ये आंदोलन शुरू किया तो आंदोलन तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया, लेकिन उन्होंने सबसे पहले उन्होंने भारत को पढ़ा कि भारत किसानों का देश है, भारत सक्षम नहीं है अभी बहुत, तो हमको किसानों की भाषा में बात करनी होगी, ग्रामीण जनों की भाषा में बात करनी होगी और उनकी वेशभूषा के साथ में उनके बीच में जाना होगा। तो उन्होंने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में अपने वस्त्रों का त्याग किया और एक धोती पर आए। फिर दूसरी बात, उन्होंने वो इंग्लिश जानते थे, वो गुजराती जानते थे, वो अन्य भाषाएं भी जानते थे, लेकिन उन्होंने भारत की संपर्क भाषा हिंदी चुनी। अब फिर जब वहाँ पे आंदोलन की बात आई कि हम इस आंदोलन को नाम क्या देंगे, तो उस समय जो समिति बनी थी 200-600 लोग थे, उसे नाम दिया गया पैसिव रेसिस्टेंस। लेकिन बाद में ये हुआ कि जब हमको अंग्रेज़ों की खिलाफत करनी है तो नाम भी अंग्रेजी में क्यों हो, तब उसे सुधारा गया। हफ्ता 10 दिन लगे, तब सत्याग्रह नाम आया और फिर धीरे धीरे वो जो नाम सुधरा वो आज भी पूरे विश्व की एक विरोध के आंदोलन की शक्ल में आ गया है, सत्याग्रह आंदोलन। उस सत्याग्रह आंदोलन को लेके उन्होंने 1905-1906 में काम शुरू किया, आंदोलन शुरू किया। फिर 1914-15 में वो भारत आए और उसके बाद में हमारे देश के अन्य क्षेत्रों में उन्होंने दौरा शुरू किया, लोगों से संपर्क किया, पदयात्राएं शुरू की और जब भी ट्रेन में जाते थे वो 3rd क्लास में यात्रा करते थे कि हमको आम लोगों से जुड़ाव होना चाहिए। और उनकी ये यात्रा आप देखें कि हमारे आज़ादी के आंदोलन की एक जो वो तो चला है 200-300 साल, लेकिन जो एक प्रमुख काल सामने आता है वो 90 साल का काल सामने आता है। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 की क्रांति तक 90 साल। गांधी जी का कार्यकाल अगले 45 साल का आप मान सकते हैं। पहले में तो हम याद करते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, हैदर अली, ऐसे हजारों नाम सामने आते हैं। लेकिन गांधी जी के काल में जब नाम हम देखते हैं तो सरदार ऊधम सिंह, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, सुखदेव और ऐसे सैकड़ों नामों के बाद, हजारों नामों के बीच में चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे तमाम नाम आते हैं। लोगों ने उसे एक विचारधारा का दिया कि अगर हम भगत सिंह की बात करेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करेंगे तो ये गरम दल की बात होगी, ये हिंसात्मक बातें होंगी। लेकिन गांधी जी का जब नाम आता था तो उनके साथ भी जो जुड़े थे वो नाम उन्होंने दिया कि ये अहिंसात्मक बात करते हैं, इसलिए ये एक नरम दल विचारधारा के साथ चलेंगे। हो सकता है कि विचारधारा अलग हो, लेकिन सबका उद्देश्य केवल एक था। चाहे वो भगत सिंह की हम बात करें, राजगुरु की बात करें, सुखदेव की बात करें, सरदार ऊधम सिंह की बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, और ऐसे हजारों नाम हैं। विचारधारा अलग हो सकती है, काम करने का तरीका अलग हो सकता है, उद्देश्य सबका एक था, हमारे देश की आज़ादी, हमारे भारत की आज़ादी। और इसी दिशा में गांधी जी ने भी काम किया। लेकिन एक जो मैंने उनको पढ़ते पढ़ते जो मेरे अंदर जो विचार आए, मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप सब मेरी बात से सहमत हों, लेकिन मैंने जो अपने थॉट्स रखे कि गांधी जी ने भी ये बाद में सोचना शुरू कर दिया था या मानना शुरू कर दिया था कि अगर मैं अपने राह पर चल रहा हूँ और देश की आज़ादी मेरा लक्ष्य है, अगर मैं सही हूँ तो जो अन्य जिसे हम गरम दल बोल रहे हैं या जो हिंसात्मक गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं उनका रास्ता भी गलत नहीं है, वो भी क्योंकि उनका उद्देश्य भी भारत की आज़ादी ही है। तब उन्होंने इस बात को मेंशन करते हुए एक संकेत दिया, और मैं ये मानता हूँ मेरे अपनी विचारधारा के हिसाब से कि गांधी जी ने अपने उस एक डायलॉग में, अपने उस एक आह्वान में उन सारे शहीदों को, उन सारे क्रांतिकारियों को सैल्यूट किया है। और वो नारा था अंग्रेज़ों के लिए कि क्विट इंडिया, और भारतीयों के लिए उन्होंने कहा था डू आर डाई। इसका शाब्दिक अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि अंग्रेज़ और भारत छोड़ो, और भारतीयों के लिए कहा था करो या मरो। जाहिर है कि उन्होंने देश का आह्वान किया कि अब हम इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं रुक सकते। अब ये वो समय आ गया है कि हमको पूरी ताकत के साथ एक एक व्यक्ति को कुछ करना होगा, अगर कर नहीं पा रहे तो लड़ते लड़ते मरना होगा। इससे बड़ा हिंसात्मक कहिए, अहिंसात्मक कहिए, कोई डायलॉग नहीं हो सकता। और गांधी जी के उस आह्वान के बाद
जब उन्होंने ये 9 अगस्त 1942 को मुंबई के एक बड़े मैदान में इसकी घोषणा की, पूरे देश के युवा से लेके बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब आंदोलित हुए थे। और फिर उसके बाद जो समय आया है, अगले 5 सालों में अंततः अंग्रेज़ों को यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा और अंग्रेज़ को भारत छोड़ना पड़ा। ये उसमें केवल गांधी जी को, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल उनका रोल रहा है, हमारे ऐसे देश के हजारों क्रांतिकारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो लीड करेगा, कोई तो अगुआ बनेगा। तो अगुआ गांधी जी थे, अगुआ सुभाष चंद्र बोस थे, अगुआ चंद्रशेखर आज़ाद थे, अगुआ भगत सिंह थे, अगुआ रानी लक्ष्मीबाई थी जो 1857 की क्रांति है, तात्या टोपे थे, हैदर अली थे, मंगल पांडे जी थे। ये सब अगुआ लोग हैं। इनके पीछे इनकी विचारधारा से जो सहमत थे उनके साथ चले हैं और सब ने अपनी शहादत दी है, सब ने अपने देश के क्रांतिकारी आंदोलन में अपना योगदान दिया है। और गांधी जी के उस आंदोलन के बाद 1942 में हमारे इस देश के, हमारे इस विंध्य क्षेत्र के युवा, क्योंकि उस समय रीवा में हायर एजुकेशन नहीं हुआ करता था, लोग हायर एजुकेशन के लिए या तो सागर यूनिवर्सिटी जाते थे या आगरा यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या बनारस जाते थे। उस समय रीवा के ज़्यादातर लोग इलाहाबाद में पढ़ते थे। वहाँ पर भी गांधी जी के आंदोलन के बाद हमारे इस क्षेत्र के युवा ने वहाँ आंदोलन की बागडोर संभाली। तिरंगा लेके वहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हजारों छात्र छात्राओं के साथ में वो रैली निकाले अंग्रेज़ों के खिलाफ। अंग्रेज़ों ने कहा लाठीचार्ज होगा, वो नहीं रुके। अंग्रेज़ों ने कहा गोली मार दी जाएगी, वो नहीं रुके। और अंत में अंग्रेज़ों ने गोली चलाई। वो तिरंगा लेकर सबसे आगे चलने वाला व्यक्ति हमारे इस क्षेत्र के अमर शहीद लाल पद्मधर सिंह के रूप में जाने जाते हैं, जो हमारे शहर के बीचों बीच पद्मधर पार्क है, आज उनके नाम पर है। और सबसे बड़ी बात यह है, उनके नाम की शपथ रीवा में नहीं ली जाती है, अमर शहीद पद्मधर सिंह की, लेकिन इलाहाबाद जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जो छात्र संघ का चुनाव होता है, उस चुनाव के बाद वहाँ के छात्र संघ यूनियन जो बनती है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य, वो ये शपथ लेते हैं कि मैं अमर शहीद लाल पद्मधर सिंह की शपथ लेकर ये पद ग्रहण करता हूँ। ये कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इसे हमारे युवाओं को समझना चाहिए कि हमारे देश के आंदोलन में गांधी जी की भूमिका को लेकर, हमारे देश के क्रांतिकारियों की भूमिका को लेकर, अंत में फिर मैं यही निवेदन करूंगा कि हम ये पूरे देश में जैसे अमृत महोत्सव चल रहा है, हम इनको याद करें। हम 75 ऐसे सेनानियों को याद करें, 75 क्रांतिकारियों को याद करें, देशभक्तों को याद करें। आज अगर हम नाम गिनने आएंगे तो हमको 5, 10, 15 से ऊपर नाम याद नहीं आते हैं, लेकिन अगर हम गांधी की बात कर रहे हैं, आज गांधी जयंती है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। मैं बताना चाहूँगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जो पत्नी थी, धर्मपत्नी, प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी, वो भी रीवा आ चुकी हैं, ललिता शास्त्री जी। तो आज हमारे रीवा के युवा नहीं जानते कि हमारा रीवा कितना अद्भुत क्षेत्र है। यहाँ पे सब आए हैं या गांधी जी की अस्थियाँ आई हैं, लेकिन ये जब हम जानेंगे तब हम गर्व करेंगे अपने क्षेत्र पर। लेकिन उनकी स्मृतियों को संजोने की जिम्मेदारी भी हमारी भी है, राजनीतिज्ञों की भी है, प्रशासनिक अधिकारियों की भी है और समाज की है। समाज जब आंदोलित होता है तो कोई भी चीज़ उठ खड़ी होती है। गांधी तो अकेले थे, पर जब ये समाज का साथ उन्हें मिला तब जाकर के ही गांधी भी आज हमारे राष्ट्रपिता बने। अगर वो अकेले रहते, बिल्कुल कि गांधी जी के राष्ट्रपिता बनने से पहले मैं जो कोशिश करता हूँ अपनी बातचीत में कि मोहन से महात्मा का सफ़र था ये, बिल्कुल बिल्कुल, कि जिनका नाम करमदास मोहन गांधी, आप कहते मोहनदास करमचंद गांधी, उस मोहन का पद आगे बढ़ते बढ़ते कैसे महात्मा में तब्दील हुआ, तो उसे मैं कहता हूँ कि मोहन से महात्मा बने तब वो राष्ट्रपिता कहलाए। तो हमने बहुत ही रोचक जानकारी आज सर से ली है। बहुत अच्छे ढंग से सर ने हमें ये बताया कि किस तरीके से गांधी को याद किया जाना चाहिए, गांधी कौन थे, गांधी की क्या नीतियाँ रही थीं, किस तरीके से रीवा के लाल ने झंडा फहराया और उनकी मृत्यु हो गई। इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश में उन्हें विशेष दर्जा दिया जा रहा है, पर यहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं, यहाँ के जो युवा हैं, शायद उन्हें नहीं मालूम होगा कि पद्मधर कौन थे। तो बहुत ही अच्छी जानकारी सर ने साझा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। विंध्या टाइम्स के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए, हम आपको और भी ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।